हेलो। Yes, I'm audible. ओके, गुड इवनिंग सर। Yes, good evening, Mansu. Yes. क्या करके आए ना? सर, यस। आज क्या स्टडी करके आए? क्या पूछ। तो आज मैंने मेनली वाटर की सैंपलिंग वगैरह, मतलब सर मैंने वो इन्वायरमेंट के लॉ वगैरह, मतलब जो अभी बिल वगैरह पास हुए तो उसमें ये टाइगर एक्ट ये हुआ तो वो सब कुछ आता, मैंने फिर वो नहीं पढ़ा, वो तो मेरे को मतलब रुचि से नहीं बन पाई थी, इंटरेस्ट नहीं बन पाया। लेकिन उसके अलावा मैंने आज वाटर का जो जो सैंपलिंग वगैरह होती है, वाटर किस तरीके से यस, वाटर मार्केट वगैरह में हार्डनेस, आता है, इसके अलावा यस कौन कौन से। हार्डनेस, सॉफ्टनेस कैसे रिमूव करते हैं वो सारा किया होगा ना? यस सर, यस सर। और क्या किया है? तो अभी तो मैंने खाली आज वाटर के टेस्ट वगैरह और यही किया। उसके अलावा जो पॉल्यूशन का जो बेसिक वगैरह होता है, जैसे अपना ये पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है, ये सब कुछ कर रहा यस यस। यस, हम स्टार्ट करते हैं। ये लेट बी स्टार्ट, ब्रीफली हूँ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज हिमांशु अपने। आई एम फ्रॉम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम राजीव गांधी नवोदय विद्यालय विद्यालय उत्तराखंड। देयर आफ्टर आई मूव टू दिल्ली टू परस्यू माय ग्रेजुएशन, दैट इज बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री फ्रॉम Khalsa College, University of Delhi. And after that, I have done my post graduation, that is MSc Chemistry from IIT Bombay. My hobbies include playing cricket, watching movies, and teaching. यस, गुड। यस, ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर नेम, व्हाट द मीनिंग, एक्सप्लेन 50 to 100 words. Himanshu, Okay, how sir. do you feel about Okay, Himanshu? okay, sir. Okay, sir. If we break the word, okay, sir. If we break the word Himanshu into two words, it is a combination of him plus us. That अगर हिंदी में इसका अर्थ देखे तो हिम का मतलब होता है आइस, और यहाँ पे अगर अंश का मतलब देखे तो ये रिप्रेजेंट करता है पार्ट को। तो इट इज इट रिप्रेजेंटेड पार्ट ऑफ आइस विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फुलनेस इन सम सेंस। और अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें हिंदी में तो ये एक सिनोनिम है चंद्रमा का। Yes. What's your five strongness, weakness in your life? The five strongest. The first of all, I am very hardworking person, and I analyze things very well. Means I'm a keen observer. The second thing is I'm a keen observer, and third thing is I implement the things that I think I will do in future or some time later. इसके अलावा sir, right now I am able to think all these things. Yes. Next, what's your opinion about Uttarakhand education system? The Uttarakhand education system is good in some sense, but लेकिन अगर कहीं कहीं देखा जाए तो सर कुछ ड्रॉबैक्स भी है उसमें, क्योंकि ड्रॉबैक्स भी अगेन दो रीजन की वजह से। एक तो थोड़ा टफ टेरेन होने की वजह से, पहाड़ी टेरेन है तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आती है। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो वहाँ पे सरकारी स्कूल्स है मेनली, सरकारी स्कूल्स में क्या है, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ आज के टाइम पे बहुत कम हो गई है। इसका एक रीजन हम ये बोल सकते हैं कि सरकारी स्कूल्स में एक लोगों के मन में धारणा बन गई है कि वहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती। उसके अलावा अगर ये एक ड्रॉबैक है उत्तराखंड के एजुकेशन सिस्टम का। उसके अलावा सर मुझे बाकी सारे सेंस में उत्तराखंड का एजुकेशन सिस्टम बाकी स्टेट के एजुकेशन सिस्टम जैसा ही लगता है। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो सकती है अगर कोई दूर दराज गांव का इलाका है तो, लेकिन इसके अलावा बाकी सब कुछ बढ़िया है। Yes. और इसी को सपोर्ट करने के लिए एक फैक्ट भी है कि उत्तराखंड का जो यहाँ पे लिटरेसी रेट है वो ऑल ओवर इंडिया उत्तराखंड थर्ड नंबर पे आता है सारे स्टेट। Yes. Good. Yes. You belongs to Uttarakhand. Yes. Uttarakhand is
यस Running now, I think is Ganga, Yamuna. Yes. यस सर। Yes, sir. As a scientist, how to remove water pollution and river pollution in Uttarakhand and India? ओके सर। सर वाटर पॉल्यूशन को रिमूव करने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वाटर पॉल्यूशन के कॉज क्या है। तो अगर मैं वाटर पॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटीज जाती है, एक तो क्या रहता है, अपना हाउस होल्ड का जितना भी वेस्ट है वो हम डायरेक्टली डिस्कार्ड कर देते हैं। वो किसी भी तरीके से, सीवेज पाइपलाइन, किसी कुछ भी मतलब वहाँ पे मेथड है जिससे क्या हो रहा है, डायरेक्ट वाटर क्या हो रहा है आपका रिवर्स में डिस्कार्ड कर दिया जा रहा है। उसके अलावा जो दूसरा यहाँ पे पॉइंट आता है वो होता है आपका, जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्क चल रहे हैं उनका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है वो सब क्या है आपका डिस्कार्ड कर दिया जाता है रिवर्स में, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन यहाँ पे बहुत बढ़ गया है। तो अगर वाटर पॉल्यूशन को दूर कर मतलब हटाने के अगर मैं कुछ तरीके यहाँ पे प्रस्तुत करूंगा, तो सबसे पहले हो सकता है कि जो सीवेज वाला सिस्टम है उसमें हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन का वहाँ पे प्लांट लगा सकते हैं, जिससे कि हम जो वहाँ से पानी आ रहा है उसे रिसाइकल करके, हालांकि उत्तराखंड में पीने के पानी की इतनी कमी नहीं है, तो वहाँ पे उसे पीने की के बजाय अगर हम दूसरे यूजेस में, जैसे कि अगर कभी भी जैसे वॉशरूम वगैरह के लिए उस पानी को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं इंडस्ट्रियल की बात करूँ तो इंडस्ट्रियल में हम यहाँ पे वेरियस जो आपके लेवल्स हो सकते हैं, जैसे कि लेवल सेट करने की बात होती है, तो हम वो सेट कर सकते हैं वहाँ पे। जैसे कि अगर आपको डिस्कार्ड करना है तो आपको इसमें पहले ये चीजें चेक करनी होगी। जैसे कई बार क्या होता है, हम क्या कर देते हैं, अल्फा बीटा एमिटर्स को डायरेक्टली डिस्कार्ड कर देते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है। अगर मैं यहाँ पे पेयजल की बात करूँ तो उसके संदर्भ में बहुत ज्यादा क्या है, डेंजरस है। तो इनकी चेकिंग करें और उसके बाद वो जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको एनालाइज करने के लिए अपनी टीम में कुछ साइंटिस्ट रहते हैं, और उसके बेसिस पे फिर रिपोर्ट आगे प्रोसीड की जाए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट फिर बताए कि इसमें क्या क्या और किया जा सकता है इस तरीके से। यस। वाटर की हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं? व्हाट द प्रोसीजर फ्रॉम योर तो साइड? वाटर, तो अगर हार्डनेस की बात की जाए तो हार्डनेस दो तरीके की होती है। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस को तो हम डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, वो मेनली बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। उसे डायरेक्ट अगर हीट करोगे आप तो वहां से बाइकार्बोनेट CO2 और H2O में ब्रेक हो जाता है, तो इस तरीके से बॉइलिंग के हेल्प से हम उसे रिमूव कर सकते हैं। यस। और अगर मैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है तो उसके लिए हम मेनली, जैसे कि हम लैब्स में बात करते हैं तो वहाँ पे कॉलम एक्सचेंजर लगाए जाते हैं, जैसे कि डोवेक्स 50 हो गया, इस तरीके के वहाँ पे कैटायन एक्सचेंज रेजिन लगाए जाते यस। हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना। वाटर वाटर स्टैंडर्ड क्या है? कैसे मेजरमेंट करेंगे? वाटर स्टैंडर्ड को कैसे करेंगे आप? मेनली वाटर स्टैंडर्ड की जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ना उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक मिनट से, एक होता है आपका नेचुरल मिनरल वाटर, एक होता है आपका पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। तो नेचुरल मिनरल वाटर जो होता है ना उसमें क्या करते हैं हम, मतलब जो नेचुरल वाटर है उसको उठा लेते हैं और उसको सिर्फ डिस्टिलेशन कर देते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं सिर्फ उसमें मतलब कोई बाहर से एडिशनल हम मिनरल नहीं डालते हैं। लेकिन जो आपका पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है हम उनमें मिनरल एक्स्ट्रा डालते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बोला है। अगर इनकी कॉस्ट की बात की जाए तो नेचुरल वाला जो आपका रहता है वो थोड़ा महंगा रहता है और पैकेज वाला आपका थोड़ा सस्ता रहता है। और इनका अगर मैं ISI कोड की बात करूँ तो जो आपका नेचुरल मिनरल वाटर है उसका 134/28 है, और अगर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का बोला जाए तो उसका IS 145/43 है। अगर मैं इनकी कैसे मेजरमेंट की जाती है, इनके पॉल्यूशन की, या इनमें कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं अगर उनको बोलूँ, तो मेनली यहाँ पे तीन कैटेगरीज में टेस्ट को डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं आपके केमिकल टेस्ट, एक होते हैं आपके माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, और थर्ड होते हैं आपके रेडियो एक्टिव टेस्ट। अब ये जो तीन टाइप के टेस्ट है ना, इनको तीन टाइप की यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज होती है उनको डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि मैं अगर केमिकल टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे pH हो गया आपका, ऑर्डर हो गया, मतलब ऑर्डर बोले तो किस टाइप की स्मेल आ रही है आपके वाटर से, उसको यहाँ पे मेजर करने के लिए। बाकी कलर वगैरह देखा जाता है, TDS देखा जाता है, उसके अलावा टोटल अल्कलैनिटी देखी जाती है, उसके अलावा क्लोरीन कंटेंट देखा जाता है, उसके अलावा टोटल डिजोल्व क्लोरीन देखी जाती है, उसके अलावा साइनाइड वहां पे प्रेजेंट, क्योंकि साइनाइड का एक बहुत ही ज्यादा पॉइजनस सब्सटेंस है जिसको चेक किया जाता है वहां पे, कहीं अगर इसकी प्रेजेंस होगी तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उसके बाद।
और उसके अलावा हैवी मेटल्स को भी केमिकल मेथड के थ्रू चेक किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट की बात करूँ तो इसकी हेल्प से हम क्या देखते हैं यहाँ पे, जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं mainly, जैसे ई कोलाई को चेक किया जाता है। या अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यीस्ट एंड जो माउस होते हैं उनको हम बायोलॉजिकल टेस्ट की हेल्प, माइक्रोबायोलॉजिकल हेल्प की टेस्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर रेडियो एक्टिव टेस्ट की बात करूँ तो अगेन जो अल्फा बीटा एमिटर्स होते हैं, इसी के रिगार्डिंग मैं एक यहाँ पे एग्जांपल प्रेजेंट करता हूँ। जैसे कि नंदा देवी में आज से करीब मतलब कुछ टाइम पहले, 30 to 40 ईयर पहले, एक हमारा क्या हुआ था, वहां पे यूरेनियम का कुछ हद तक वो डिस्कार्ड हो गया था, मतलब यूरेनियम वहां खो गया। और उसकी वजह से वहां के पानी में आज भी क्या देखा जाता है, अल्फा बीटा एमिटिंग जो पार्टिकल होते हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया अपना, उसकी इनरिचमेंट देखी जाती है, तो वो जो पानी है वो बिल्कुल पीने योग्य अब रहा है। तो इनके टेस्ट हम रेडियो एक्टिव टेस्ट की हेल्प से करते हैं। तो फिर ये 3 टेस्ट हैं। यस। पीएच कैसे, वाटर की पीएच कैसे मेजरमेंट करते हैं? व्हाट द प्रोसीजर? तो तो वाटर की जनरली पीएच मीटर होता है हम पे, तो उसमें हम क्या करते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड को पुट करते हैं और ग्लास इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड की हेल्प से वहाँ पे पीएच को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते यस। हैं। वरना पीएच। पीएच पीएच में यस। पीएच मेजर करने के और भी तरीके हैं। जैसे अगर आपके पास पीएच मीटर नहीं है तो वहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से, यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या रहता है, आपका 1 to 14 का पीएच नापने के लिए हर पीएच के रिगार्डिंग एक अलग कलर हमें ऑब्जर्व होता है। तो वो कलर हमें एक उसकी चिट पे ऐसे बना के दे दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपने पीएच पेपर पे मान लीजिए वाटर ड्रॉपलेट डाली और उसका कलर रेड हो गया, तो उसका मतलब वो हाईली एसिडिक पीएच है। और रेड का मतलब ये है कि वो 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। अगर ऑरेंज होता है तो क्या होगा, वो 2 से लेके 4 के बीच में है। इस तरीके से लाइट ऑरेंज 0, 4 से लेके 6 के बीच में। इसी तरीके से वहाँ पे कलर डिवीजन बनाए गए हैं हर एक पीएच के लिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर में। यस। पीएच मीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो पीएच मीटर का बेसिक प्रिंसिपल, पीएच पीएच मीटर का बेसिक प्रिंसिपल सब क्या है? मेनली, पीएच मीटर का जो बेसिक प्रिंसिपल रहता है वो नस्ट इक्वेशन पे ही बेस्ड रहता है यहाँ पे, क्योंकि हम कंसंट्रेशन एच आयन की मेजर करते हैं यहाँ पे। तो लेकिन एग्जैक्ट मुझे अभी प्रिंसिपल याद नहीं, लेकिन नस्ट जो इक्वेशन होती है वही इसका एक हिसाब से बेसिक प्रिंसिपल। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? तो नस्ट इक्वेशन मेनली ये बोलती है कि हम ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं। तो ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू, सॉरी, ई सेल कैसे निकालते हैं। ई सेल मतलब सेल की किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन प्रेशर पे जो उसका पोटेंशियल है या उसका वोल्टेज है। तो ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन, ऑक्सीडाइज्ड आयन की कंसंट्रेशन अपॉन रिड्यूस्ड आयन की concentration। यस। वाटर स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे थे, तो इसमें जैसे फ्लोराइड है, सो मेनी स्टेट है, जैसे राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया। यहाँ पे फ्लोराइड बहुत ज्यादा यस होता है। तो उसको फ्लोराइड यस। कंसंट्रेशन मेजरमेंट का क्या, क्या किस तरह से मेजरमेंट करेंगे आप? कि बढ़ जाता है, घट जाता है, उसको कैसे रिमूव करेंगे? हेलो। हेलो। यस। तभी ये क्लोराइड वगैरह का भी मैंने देखा नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी जो बस्टिंग हुई है आपके जो हिमाचल उत्तराखंड में, ये तो आपको आइडिया होगा। अभी ये क्लाउड यस बस्टिंग हुई है, ये अभी यस बादल सर। बादल फटा है ना? इसके हम्म। बारे में आपका क्या विचार है? क्लाउड आर बस्टिंग इन हिमाचल प्रदेश। ना व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट, एज ए साइंटिस्ट, हाउ टू कंट्रोल, व्हाट द प्रोसीजर फ्रॉम योर साइड, हाउ टू कंट्रोल दिस टाइप तो ऑफ पहले तो फिनोमेना हमें इन क्लाउड इंडिया? बस्टिंग का जो क्लाउड बस्टिंग का यहाँ पे जो फिनोमिना हो रहे हैं इनको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है, रेन का होने का जो मेन रीजन होता है ना, वो होता क्या है, जब हवाएं चलती हैं समंदर से प्लेन की ओर को, तो वहां पे जब प्लेन्स आते तो वहां पे जो एयर था ऊपर की ओर राइज करना स्टार्ट करती है, ऊपर की ओर राइज करते करते वो कूल होती है, तो वहां पे उनका क्या होता है,
मतलब वो कुल मिला के कंडेंस होकर बादल में कन्वर्ट होना होना स्टार्ट होती है, मतलब प्रेसिपिटेट, मतलब कंडेंस होती है और उसके बाद वो वहां पे इकट्ठा होकर क्लाउड में कन्वर्ट हो जाती है। और क्लाउड धीरे धीरे क्या होते हैं, बरसते, मतलब धीरे धीरे फैलते हैं आपके प्लेन्स की ओर को। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि जो प्लेन्स वाला रीजन है वहां पे कोई भी वो नहीं है, मतलब वहां पे एयर को राइज करने के लिए कोई मॉइस्चर वगैरह इस तरीके की जो फिजिकल फिनोमिना होते हैं वो वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो जितना भी मॉइस्चर आ रहा है, जितना भी आपकी एयर आ रही है, वो सब पहाड़ पे ही राइज कर, मतलब पहाड़ के थ्रू राइज करके वहां पे बहुत ज्यादा क्लाउड इकट्ठा हो रहा है और एक ही बारी में मतलब बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा है। तो सर इसको रोकने का जो एक तरीका हो सकता है वो तो एक तो प्लांटेशन, तो आज के टाइम पर हर चीज का, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि बारिश ज्यादा क्यों हो रही है और कई एरियाज में बारिश नहीं हो रही है, तो इन सबका एक तो सिंपल सोल्यूशन ये है कि हम जितना ज्यादा प्लांटेशन करें। तो ये तो एक मेथड हो गया। इसके अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है दूसरा तरीका कि हम क्या करें कि एयर पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करें। जैसे ये दो तरीके में सोचता हूँ। यस। एनवायरमेंट वगैरह पढ़ा है आपने? सर एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट सर थोड़ा बहुत, मतलब ज्यादा ज्यादा नहीं देखा लेकिन हल्का। इन्वायरमेंटल लॉज सर नहीं कर पाए, वो थोड़ा बोरिंग से लग रहे थे, तो मतलब याद नहीं हो रहे थे सर, बोरिंग में क्या बोलूं लेकिन याद नहीं कर पा रहे थे। कर लेना थोड़ा, थोड़ा टाइम दीजिए ओके। आप, डेली मॉक लीजिए, ठीक है ना? हाँ सर। चलो हम लैब पे चलते हैं। ओके सर। व्हाट इज लैब, व्हाट इज मेन पर्पज ऑफ लैब इन योर लाइफ, लेबोरेटरी? सर लेबोरेटरी। ओके सर। सर आई एम अ केमिस्ट बाय डिग्री और एज वेल एज फ्रॉम माय हार्ट। तो मैं एक केमिस्ट हूँ सर। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की वो केमिकल साइंसेज में की है, केमिस्ट्री में की है। तो अगर मैं एक और मैं अगर अपने एमएससी प्रोजेक्ट की बात करूँ तो वो मैंने ऑर्गेनिक सिंथेसिस में किया है। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं लैब की बात करूँ, तो कोई भी लैब किसी भी एक्सपेरिमेंट की जान होती है। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट हमें करना है तो उसके लिए जो यूटिलिटीज हमें चाहिए होती है, जो हमें वहाँ पे एपरेटस चाहिए होते हैं, वो सब की अवेलेबिलिटी होती है लैब में। तो एक हिसाब से लैब क्या है, किसी भी एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूँ मेरी लाइफ में या किसी भी जर्नल लाइफ में बात करूँ, तो जो साइंस और टेक्नोलॉजी का एरिया है वो किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी डेवलपमेंट में हमारी लैब का बहुत ज्यादा योगदान है। यस। व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस? क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके सर। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि सपोज कीजिए हमारे सैंपल में कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, लेकिन हमें ये पता लगाना है कि वो इम्प्योरिटीज है कौन कौन सी। तो इसे बोला जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन अगेन एनालिसिस हमारा दो तरीके का हो सकता है। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव में हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से एलिमेंट, कौन सी इंप्योरिटीज वहां पे प्रेजेंट है। और क्वांटिटेटिव में हमें ये पता लगाना है, मान लीजिए यहाँ पे क्लोराइड प्रेजेंट है, या आपका कॉपर प्रेजेंट है, कॉपर 2+, या आपका जिंक 2+ प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसे हम क्वांटिटेटिव बोल देंगे। और क्या प्रेजेंट है अगर ये फाइंड करना है तो उसे क्वालिटेटिव बोल देंगे। इनको आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं ऑर्गेनिक के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हम किसी भी मॉलिक्यूल में कौन कौन सा एटम प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लेसाइन फिल्ट्रेट का यूज करते हैं सर। कौन सा हेट्रो एटम प्रेजेंट है अगर ये फाइंड आउट करना तो उसके लिए लेसाइन फिल्ट्रेट का यूज करते हैं। लेसाइन फिल्ट्रेट अगेन एक टाइप का क्या है, आपका क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। यस। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रामेट्रिक एंड इंस्ट्रूमेंटल? व्हाट द ओके डिफरेंस? सर। सर सर पहले तो मैं एनालिसिस में हमारे दो तरीके के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ। अब जब हम ये वॉल्यूम मैट्रिक की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम मैट्रिक अगेन हमारा क्या है, एक क्वांटिटेटिव मेथड है। हम किसी की क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए यहाँ पे टाइट्रेशन का यूज करते हैं। यहाँ पे जनरली अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके बात करूँ, मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन आपका एसिडिक सॉल्यूशन है।
अब वहां पे कितना ऐसे, उसमें कितना अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है, यानी कि इसकी कितनी मोलरिटी है, कितनी कंसंट्रेशन है, ये अगर हमें फाइंड करना है तो हमें वॉल्यूमेट्रिक मेथड के थ्रू, यानी कि एक ब्यूरेट में हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे NaOH का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। और उस NaOH को हम क्या करेंगे, खुद से प्रिपेयर करेंगे, यानी कि वो क्या होगा, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। फिर हम उसकी हमें कंसंट्रेशन पता होगी तो हम उसके अगेंस्ट टाइट्रेट करके अपने सॉल्यूशन की एसिडिटी, यानी कि वहाँ पे कितना H+ आयन प्रेजेंट है, ये बता सकते हैं। तो ये कितना हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, अमाउंट निकाल रहे हैं, क्वांटिटी निकाल रहे हैं, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। Yes. वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगेन अगर मैं ग्रेविमेट्रिक की बात करूं, तो ग्रेविमेट्री भी एक क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी है। वहां पे जनरली क्या किया जाता है, जैसे अगर मैं जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आपका ग्रेविमेट्री का, निकिल DMG का कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे किसी सैंपल में निकिल 2+ का वहाँ पे सॉल्यूशन पड़ा है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि वो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, उसमें एक्सेस में क्या करते हैं, DMG डाल देते हैं। तो वहां पे जितना अमाउंट प्रेसिपिटेट होगा, इसका मतलब वो क्या है आपका, उतना ही वहां पे क्या होगा, निकेल प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपने DMG एक्सेस में डाला है। तो बाकी DMG एक्सेस सॉल्यूशन में क्या रहेगा, प्रेजेंट पड़ा रहेगा, लेकिन आपका जो जितना निकिल होगा वो DMG के साथ क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। फिर हम उस प्रेसिपिटेट को फिल्टर आउट करके उसका अमाउंट क्या कर लेंगे, वे कर लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग उसका मास वगैरह देख के वहां पे कैलकुलेशन करके निकल के अमाउंट निकाल लेंगे। तो अगेन हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी एक हिसाब से क्वांटिटेटिव एनालिसिस। Yes. Good. How to prepare sodium oxide solution in a lab? सोडियम एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन, Yes. तो जर्नली किया क्या जाता है ना, वहाँ पे आपकी क्या रहती है, फ्यूज मतलब क्यूब्स रहती है, छोटी 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 ट्यूब्स रहती है। उनमें जनरली पहले क्या किया जाता है, कैरोसिन से आपके सोडियम को निकाला जाता है और उसको पुट किया जाता है। उसके बाद उसे जेंटल हीटिंग की जाती है जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए। और रेड हॉट होते ही उससे चाइना डिश में क्या किया जाता है, पहले चाइना डिश में आप पहले से ही क्या लेके चलते हो, वाटर लेके चलते हो, और उसे चाइना डिश में तुरंत रेड हॉट सोडियम को ही क्या कर दिया जाता है, फ्यूज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है। इससे पहले इसमें एक बार सर थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मैं इसे दोबारा रिपीट करता हूँ। एक एक स्टेप मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ। जनरली क्या किया जाता है, एक ट्यूब ली जाती है छोटी, उसमें सबसे पहले सोडियम को क्या किया जाता है, रेड हॉट किया जाता है। उसके बाद उसमें अपना कंपाउंड डाला जाता है और उसे भी रेड हॉट किया जाता है। उसके बाद उसे चाइना डिश में फ्यूज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं। Yes. सोडियम एक्सटेट की कोई लिमिटेशन है सॉल्यूशन की, क्योंकि सोडियम एक्सटेट सॉल्यूशन से हम बहुत सारे एलिमेंट डिटेक्ट करते हैं ना। यस बेसिक ना तो सोडियम एक्सटेट सॉल्यूशन है ना। सर, लिमिटेशन ऐसा तो अभी कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ ऐसा, लेकिन मैं इसे डेफिनेटली वर्क करूंगा। अगर मैं अगले सेशन में कोशिश करूंगा इसका आंसर। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ट्राई टू नेक्स्ट वन। एलिमेंटल एनालिसिस क्या, हाउ टू डिटेक्ट एलिमेंटल एनालिसिस इन ए लैब? ओके, एलिमेंटल एनालिसिस पहले तो मैं बता देता हूँ कि एलिमेंटल एनालिसिस है क्या क्या। किसी भी कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, इसको बोला, उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए हम एलिमेंटल एनालिसिस टेक्निक्स का यूज करते हैं। जिसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो हमारी एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। यहाँ पे जनरली किया क्या जाता है, अपने सैंपल को लिया जाता है। जैसे मैं अगर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन की बात करूँ, अपने सैंपल को लिया जाता है, उसे नेब्यूलाइजर वगैरह में डाला जाता है, और उसके बाद उसे हीटिंग चैम्बर में डाल दिया जाता है। वहां पे उस पे क्या किया जाता है कि फायर, मतलब वहां पे किस तरीके का हमारा सोर्स है, जनरली हम यहाँ पे जो हमारा फायर वाला होता है उसी को लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसे हीट करते हैं, जिसकी वजह से आपके एटम्स क्या होते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो एटम वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे उनको वहां पे डिटेक्ट कर लिया जाता है। और हर एक एटम की क्या होती है, करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होती है। जैसा अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो इसकी 589 होती है। अगर मैं यहाँ पे लिथियम की बात करूँ तो 730। इस तरीके से यहाँ पे हर एक एटम की करेक्टरिस्टिक होती है। यस। फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन, हाउ टू डिटेक्ट फंक्शनल ग्रुप?
ओके, तो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए हमें यहाँ पे वेरियस केमिकल मेथड्स अवेलेबल है। वैसे तो हम यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन वो हमें जनरली बीएससी लेवल पे बताई नहीं जाती है, वो एमएससी लेवल पे हम काफी कुछ करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जर्नल तरीका बोलूँ ना, तो देखिए जैसे यहाँ पे एक वैसे प्रोसीजर होता है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं एसिड का। अगर हम NaHCO3 के साथ एसिड को रिएक्ट करें तो वहां पे ब्रिस्क इफर्वेसेंस ऑफ CO2 निकलती है। तो मान लीजिए हम पे कोई कंपाउंड है, मैंने उसमें NaHCO3 डाला, अगर वहां पे CO2 की ब्रिस्क इफर्वेसेंस निकली, इसका मतलब कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। अगर नहीं निकली तो इसका मतलब वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब कोई दूसरा वहां पे फंक्शनल ग्रुप पक्का प्रेजेंट होगा। तो दूसरे फिर इसके बाद हम वहाँ पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम कर सकते हैं यहाँ पे कार्बोनिल को डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे 2,4-DNP का यूज करते हैं। 2,4-DNP जो कार्बोनिल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके आपको क्या देता है यहाँ पे, एक ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट देता है। अगर ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट आया तो आपका कार्बोनिल प्रेजेंट है। लेकिन कार्बोनिल में अगेन क्या है, वहां पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक आपका एल्डिहाइड हो सकता है और एक आपका कीटोन हो सकता है। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम टोलेंस रिएजेंट का यूज कर लेते हैं। अगर आपका कंपाउंड टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके वहां पे सिल्वर मिरर दे रहा है, तो इसका मतलब जो कंपाउंड आपका एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी कैरी कर रहा है, नहीं तो इसका मतलब वो कीटोनिक फंक्शनैलिटी कैरी कर रहा है, अगर वो सिल्वर मिरर नहीं देता है। लेकिन अगर वो D2,4-DMP के साथ ही रिएक्ट नहीं किया तो इसका मतलब वहां पे कार्बोनिल फंक्शनैलिटी नहीं है। और अगर कार्बोनिल फंक्शनैलिटी नहीं है तो हम अदर फंक्शनैलिटी की ओर मूव करेंगे। जैसे कि हम फिनॉल का टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे फेरिक क्लोराइड की हेल्प से। फेरिक क्लोराइड के साथ आपका फिनॉल रिएक्ट करके वहां पे एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर आपका वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स नहीं आया तो इसका मतलब हम अल्कोहल की ओर बढ़ेंगे। अल्कोहल के टेस्ट के लिए हम जनरली आपका एक टेस्ट होता है जो जिंक क्लोराइड की हेल्प से किया जाता है। उसका नाम मैं यहाँ पे एक्चुअल में यूका टेस्ट किया जाता है बेस्ड ऑन कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी अल्कोहल स्केल की प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का यहाँ पे क्या दे सकता है, टेस्ट दे सकता है। तो सर इस तरीके से हम यहाँ पे वेरियस केमिकल मेथड अवेलेबल होते हैं। अगर मैं अल्कोहल की बात करूँ तो अल्कोहल के रेतों पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि एक तो यूकास टेस्ट हो गया आपका। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे मतलब बात करूँ तो विक्टर मायर टेस्ट होता है आपका। और उसके अलावा बहुत सारे इस तरीके के टेस्ट हैं, जैसे कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट हो गया। इस तरीके के टेस्ट देखे जाते हैं। Yes, good. Basic is clear. Next, move on. Yes, अपने environment पढ़ा है थोड़ा बहुत. यस What is environment? सर, इन्वायरमेंट मेनली एक इन्वेलप है गैसेस का, जो हमारे चारों ओर गैसेस है उनका एक इन्वेलप है जिसे अर्थ की ग्रेविटी ने अपने चारों ओर होल्ड करके रखा हुआ है, ये इन्वायरमेंट। Yes, yes, good. As a scientist, what are the most importance of the environment for our society and human life? ओके सर, तो अगर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग की आज के टाइम पे बात करूँ, तो आज से अगर मैं 20 ईयर पहले की बात करूँ तो इंडिया में जो एवरेज एज थी, किसी पर्सन की वो 70 ईयर्स हुआ करती थी। लेकिन आज वो रिड्यूस होके 65 ईयर्स हो गई है। तो इसका मेन रीजन ये है ना कि आज भी अगर हम विलेजेस में जाए तो वहां पे आज की एवरेज एज 70 ईयर्स ही है। लेकिन अगर हम शहरों की ओर बढ़ते तो वहाँ पे 65 ईयर्स देखी जाती है। इसका मेन रीजन यह है कि हम इन्वायरमेंट को डिग्रेडेट करते आ रहे हैं डे बाय डे। तो जो उसका मेजर फंक्शन है वो तो हेल्थ इफेक्ट ही है। बाकी और रीजन भी है, जैसे कि अगर देखा जाए कई सारी आपकी स्पीसीज जो है कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई है ड्यू टू पॉल्यूशन। और एक माइग्रेशन ऑफ बर्ड, कुछ टाइम पहले तक अगर मैं अपने रीजन की बात करूँ, वहाँ पे एक पीली रंग की छोटी चिड़िया देखी जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे वो चिड़िया वहां से कम्प्लीटली गायब हो गई है। मे बी वो कहीं माइग्रेट कर गई हो या एक्सटिंक्ट हो गई, उसका अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं। Yes, good. What are the major way and major responsibility for our environment as a scientist? सर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके सर, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, तो पहला तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोलूंगा कि हमें अवेयरनेस क्या करनी है, क्रिएट करनी है लोगों के बीच में। ठीक है, साइंटिस्ट की थोड़ा सा इमेज अच्छी होती है, अगर मैं बोलूँ, अगर लोग रिस्पेक्ट करते हैं तो हम एक अच्छी अवेयरनेस, अगर
मान लीजिए मैं एक ब्रॉड लेवल पर अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अगर अपनी सोसाइटी में भी अवेयरनेस लाता हूँ तो उसकी वजह से ह्यूज इम्पैक्ट आ सकता है। तो पहला तो मैं अवेयरनेस का बोलूंगा। उसके अलावा अगर बोले तो यहाँ पे जो पॉलिसीज वगैरह होती है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, तो उसमें जो साइंटिस्ट होते हैं वो बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ एज अ साइंटिस्ट। तो सर ये तो है कि मैं सोचता हूँ। Yes, good. Next is what is global warming? सर ग्लोबल वार्मिंग, सर ओजोन के डिप्लीशन की वजह से क्या हो, क्या रहा है ना, जो आपकी यूवी रेज है वो अर्थ में डायरेक्टली एंटर कर जाती है। और अर्थ में अर्थ का एक हीट एक्सचेंज का मतलब क्या बोला जाता है उसे, एक्चुअल प्रॉपर टर्म मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको एक लेमन डेफिनेशन में बताऊँ। अर्थ में CO2 वगैरह जो ग्रीन हाउस गैसेस है, इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये अर्थ पे जो हीट आ रही है ना, उसको वापस जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। जिसे हीट बजट ऑफ अर्थ भी बोला जाता है, हीट बजट ऑफ अर्थ। तो जितनी हीट आ रही है उतनी जानी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में है क्या यहाँ पे, ग्रीन हाउस गैसेस उस हीट को जाने से रोक रही है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है। और अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है तो इसी को बोला जाता है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग। इसके अगर इफेक्ट देखे जाए तो मेजर इफेक्ट देखे जा रहे हैं इसके, जो आपके ग्लेशियर वाले एरिया में जो आइसबर्ग है वहां पे देखे जा रहे हैं। ये बहुत रैपिडली क्या हो रहे हैं आपके यहाँ पे, यहाँ पे मतलब स्नो आपकी पिघल रही है बहुत तेज से। और स्नो पिघल रही है तो इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं, समझ सकते हैं मतलब कि जो हमारा पीने का पानी आता है ना नदियों में, तो वो कहाँ से आता है, हमारा इस ग्लेशियर से ही आता है। अगर ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो इसका मतलब बहुत जल्दी हमारी नदियां सूख सकती हैं। और नदियां सूख जाएंगी तो इसका मतलब हमें पानी की किल्लत हो जाएगी, और पानी की किल्लत होगी तो अगेन मतलब लड़ाई वगैरह के इस तरीके के वो बन सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन तो बताना, global थोड़ा warming- बेसिक आइडिया बताना ग्लोबल वार्मिंग, जैसे एक्सप्लेन करना थोड़ा ओके, सा। ओके, ओके। तो सर अभी अर्थ में क्या है ना, हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है। यस। होता है क्या, अर्थ का एक हीट बजट होता है जिसका, जिससे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जितनी हीट अर्थ पे आ रही है उतनी ही हीट अर्थ से वापस जानी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में इन ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जितना सोलर इंसोलेशन अर्थ पे आ रहा है उसमें से कुछ परसेंट तो उसका वापस जा रहा है, लेकिन कुछ को जो ये गैसेस हैं ये क्या कर लेती है, अपने पास ट्रैप करके रख लेती है। और ट्रैप करने की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। और राइज होने की वजह से यहाँ पे क्या है, जो आपके ग्लेशियर्स वगैरह है, वो पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जो पीने का पानी है उसका स्रोत धीरे धीरे यहाँ पे खत्म होता है। यस, बेसिक सिंपल टर्म में हम बोलेंगे तो अर्थ का जो CO2 है, गैसेस है, वो इंक्रीज हो रही है। सिंपल, CO2 गैस का ज्यादा ओके सर। इंक्रीज होना ही एक ग्लोबल वार्मिंग है। सिंपल, वैसे तो आपने बोला है ओके सर। ग्रीन हाउस गैसेस, लेकिन सिंपल टर्म यही है, ओके सर, CO2 मैंने का ज्यादा इंक्रीज इंक्रीज होता है, वो ग्रीन ज्यादा। हाउस गैसेस का वो बोला था कि वो उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। यस यस, सही है, वो भी सही है। एक सिंपल टर्म वो आपका भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। CO2 मेनली एक टर्म से मेनली यूज की जाती है, ज्यादा CO2 की अमाउंट अर्थ पे ओके ज्यादा CO2। इंक्रीज होती है, वार्मिंग इफेक्ट करता है। जो लेयर बनती है ना, जो लेयर बनती है वो एक CO2 लेयर होती है, वही उसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, वही ग्लोबल वार्मिंग। ओके अब ये ग्लोबल वार्मिंग का इतना ज्यादा इफेक्ट आपने बताया, इसका ज्यादा क्या इफेक्ट है, व्हाट द इफेक्ट ऑफ दीज वन फॉर आवर सोसाइटी एंड ह्यूमन लाइफ? सर, एक तो मैं यही बता चुका हूँ कि जो अपने स्नो, जो अपने ग्लेशियर्स वगैरह है, यस यस यस, यस, वन तो पॉइंट ग्लेशियर क्लियर, वगैरह यस। बहुत तेजी से पिघल रहे यस यस यस। हैं। ओके। और अगर दूसरा रीजन में अगर मैं बोलूँ ना, इसको इंक्रीज करने वाले जो फैक्टर्स है जैसे कि CFC वगैरह बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंसोलेशन डायरेक्टली जो यूवी ए रेज होती है वो डायरेक्टली अर्थ पे गिर रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी वेराइटीज जो अर्थ पे है वो डायरेक्टली आइदर किल हो जाती है या उन्हें डिजीजेस हो जाती है। तो दूसरा फैक्टर मैं ये समझता हूँ। और उसके अलावा कई सारी हमारी स्पीसीज होती हैं जो लो टेम्परेचर पे ही क्या करती है, अपने आप को सस्टेन कर पाती हैं। और टेम्परेचर राइज की वजह से वो धीरे धीरे क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो हमारे वर्ल्ड एक एनिमल, सर मैं एनिमल का नाम एक्चुअली याद नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म,
अपने आई वो उसमें होते हैं, ये स्नो वगैरह में रहते हैं ना, ऐसे खड़े से रहते हैं, उनके चोट सी होती है। यस हिल्स। वो उम्र बहुत कम हो गई। यस आइस हिल। यस सर, आई सी टाइप। यस। या नेक्स्ट और इज। सर पेंगुइन, पेंगुइन भी अपने एक्सटेंट हो रहे हैं, पेंगुइन। यस यस पेन में उसी में पाए जाते हैं, यस यस उसमें ही होते हैं वो। यस सर। यस उनका सर्वाइव वही रहता है। ये नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैसेस? सर ग्रीन हाउस गैसेज मेनली अपनी जैसे CO2 होगी, मीथेन होगी, इस टाइप की गैसेज सबकी, वाटर वेपर्स भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज में ही आते हैं। तो अगर मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को बोलूँ, तो एक हिसाब से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है ना, उसको मैपिंग करके छोटे इफेक्ट में जो होता है, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। तो इसका हम फायदा भी उठाते हैं बहुत सारी जगह, जैसे हम सर्दियों में गर्मियों की सब्जियां अगर सर्दियों में उगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पॉली हाउस का यूज करते हैं। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की एक एप्लीकेशन भी है, लेकिन अगर मेजर फैक्टर पे देखा जाए, बड़े स्केल पे देखा जाए, तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं। यस। ग्रीन हाउस गैसेस का क्या इफेक्ट है फॉर अवर सोसाइटी? तो ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट हम्म। सर, व्हाट इफेक्ट ऑफ फॉर अवर सोसाइटी? उसके बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ेगा अपनी सोसाइटी पे, जीवन लाइफ, ह्यूमन लाइफ पर? ओके सर। तो बढ़ने का एक इफेक्ट सर, एक्चुअली बढ़ने का ऐसा अगर हम बात करें, तो जो नेचुरल तरीके से CO2 रिलीज की जा रही है, मैं प्रॉपरली यहाँ पे CO की बात करूँ, उससे ऐसा ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो अपने इंडस्ट्री वगैरह से यहाँ पे CO2 रिलीज हो रही है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से कई जगहों की एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। और एयर क्वालिटी अगर रिड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड एक हिसाब से रिड्यूस हो रहा है, वहाँ इन्वायरमेंट क्लीन नहीं है, ये मैं बोल। यस। व्हाट इज ओजोन लेयर? तो ओजोन लेयर एक्चुअल में अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है। एक O3 की लेयर है, O3 बोले तो ओजे ओजोन यहाँ पे। और ये प्रेजेंट है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में। इसका जो मेजर फंक्शन है, ये क्या करती है हमारी, जो यूवी रेज आती है, यूवी रेज अगेन तीन टाइप की होती है। एक होती है आपकी UVA, B और C। UVA, UVB और UVC। UVB और C तो हमारी क्या होती है, ज्यादा हार्मफुल नहीं होती, लेकिन UVC क्या, UVA जो होती है आपकी, वो डायरेक्टली क्या करती है, यहाँ पे स्किन कैंसर कॉज करने का काम करती है। तो इन्हीं यूवी रेस से बचाने का काम कौन करता है हमें, यूवी रेस को डायरेक्ट रिपेल कर देती है आपकी जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है अर्थ के सराउंडिंग में। लेकिन अभी इसमें क्या हो गया, कई सारे एरियाज में होल होने की वजह से यूवी रेस डायरेक्टली एंटर कर रही है। जैसे कि एक अगर होल की बात की जाए, तो अभी 4-5 साल पहले ये होल देखा गया था इस रीजन में, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो वहां पे स्किन कैंसर की जो डिजीज थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अभी कुछ हद तक ओजोन लेयर हील कर गई है अपने आप। यस। अब ओजोन लेयर को क्या है, जैसे डिस्टरबेंस बाय द पीपल इन द वर्ल्ड, ओजोन लेयर। यस। Yes, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉर दिस वन फॉर आवर सोसाइटी, ह्यूमन लाइफ? हाँ सर। एक तो पहले ह्यूमन लाइफ की बात करने से पहले मैं ओजोन को जो डिस्टरबेंस हो रहा है उसको ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे कि एसीज वगैरह चलते हैं अपने, फ्रिज वगैरह चलते हैं, तो इनसे निकलने वाले जो CFCs होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, यही सबसे ज्यादा यहाँ पे मेजर रिस्पॉन्सिबल है ओजोन के डिप्लीशन में। तो अगर यहाँ से CFCs वगैरह रिलीज जितनी ज्यादा हो रही है, उतना ही क्या हो रहा है, ओजोन वहाँ पे डिप्लीट हो रही है। और जितनी ज्यादा ओजोन डिप्लीट हो रही है, तो उतनी ज्यादा यूवी रेज अर्थ पे आ रही है। और जितना यूवी रेज अर्थ पे आएंगे, उतनी ज्यादा स्किन कैंसर टाइप की जो डिजीजेज है हमारी, वो इंक्रीज होंगी। और जितनी ज्यादा डिजीजेज इंक्रीज होंगी, तो उससे क्या हो सकता है, यहाँ पे मतलब बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। यस गुड। G20 ब्रिक्स वगैरह ये आप पढ़ रहे हैं, चंद्रयान 3 नोबेल प्राइज पढ़ रहे हैं, पढ़ा है कुछ नोबेल प्राइज के बारे में? अभी
तो नोबेल प्राइज के बारे में केमिस्ट्री का भी मैंने देखा, केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज है वो क्वांटम डॉट्स पे दिया गया है इस बार। क्या होता है क्वांटम डॉट? व्हाट इज क्वांटम डॉट? ओके, क्वांटम डॉट एक्चुअल में है क्या, जैसे कि हमारा कोई भी पार्टिकल होता है, अगर मैं एक बड़े साइज के क्रिस्टल की बात करूं तो उन्हीं को अगर हम छोटे साइज में नैनोमीटर साइज में बात करूं तो उन्हीं को बोला जाता है क्वांटम डॉट, जो नैनोमीटर साइज के आपके क्रिस्टल्स होते हैं। यहाँ पे इनकी खास बात ये होती है ना, जैसे जैसे हम साइज को वेरी